जय हिंद दोस्तों एंड अ वेरी गुड इवनिंग। तो जैसा कि दोस्तों आप सब अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, कक्षा 12 2023 के रसायन विज्ञान के, ठीक है, 12 अति महत्वपूर्ण टॉपिक। ये जो टॉपिक है ना, इसका क्वेश्चन भी बताऊंगा, कुछ आंसर भी बताऊंगा और 12 ऐसे टॉपिक बताने वाला हूं जिससे कि 2023 के बोर्ड एग्जाम्स में आपका क्वेश्चन एकदम फिक्स होगा, जिसमें कि आपका क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, कोई डाउट नहीं है। तो चलिए करते हैं शुरुआत पहले क्वेश्चन से। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये 12 टॉपिक MBBI में से एक है और इसका PDF डिस्क्रिप्शन में से ले लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हिमांक का अवनमन सीधा समानुपात दर्शाता है। जो हिमांक का अवनमन होता है वह सीधा जो समानुपात उसका होता है वह क्या दर्शाता है, वह क्या दर्शाता है, चलिए इसके बारे में बताते हैं आप। तो जो हिमांक का अवनमन है वह सीधा समानुपात क्या दर्शाता है, वह क्या दर्शाता है, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। विलयन का मोल अंश, विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता या विलायक की मोलरता। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, विलयन की मोलरता। क्या हो जाएगी, विलयन की मोलरता इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी है। औषधियाँ किस अवस्था में सर्वाधिक प्रभावी होती है। आप औषधियाँ खाते हैं, दवाएं खाते हैं ना, कोई लिक्विड फॉर्म में खाता है, कोई सिरेंज के माध्यम में लगवाता है या कोई क्या कहते हैं गोली के माध्यम में खाता है। तो औषधियाँ जो होती हैं किस अवस्था में सर्वाधिक प्रभावी होती हैं। जो औषधियाँ होती हैं मेरे स्टूडेंट्स वह सर्वाधिक कोलायड अवस्था में सर्वाधिक क्या होती हैं, प्रभावी होती हैं। किस अवस्था में, कोलायड अवस्था में सर्वाधिक प्रभावी होती है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। कोहरा निम्न कोलायडी अवस्था का उदाहरण। जो कोहरा है वह निम्न कोलायडी अवस्था का उदाहरण किसका, कौन सी अवस्था का उदाहरण है, गैस में द्रव परिक्षिप्त का, या गैस में गैस का, या गैस में ठोस का, या द्रव में ठोस का। ठीक है, तो जो कोहरा है मेरे पेरेंट्स वह गैस में द्रव का परिक्षिप्त होता है। क्या होता है, गैस में द्रव का परिक्षिप्त होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक की परिभाषा दीजिए। तो स्वर्ण संख्या क्या होता है, स्वर्णांक की परिभाषा देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं। रक्षी कोलायड की शक्ति को स्वर्ण शक्तियाँ कहते हैं, स्वर्ण संख्या कहते हैं, यानी कि रक्षी कोलायड की शक्ति को स्वर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, स्वर्ण संख्या से व्यक्त किया जाता है। जो रक्षी कोलायड की जो शक्ति होती है, जो उसकी पावर होती है, उसे किससे व्यक्त करते हैं, स्वर्ण संख्या से व्यक्त किया जाता है। स्वर्ण संख्या की परिभाषा निम्न प्रकार से दी जाती है। कौन से प्रकार से, निम्न प्रकार से, ले इसको भी देख लेते हैं कौन सा प्रकार आपका होगा। तो किसी द्रव स्नेही, क्या द्रव स्नेही, जो द्रव से क्या हो, द्रव में अच्छी तरीके से मिलने का गुण रखता हो। ठीक है, कोलायड की स्वर्ण संख्या उसका मिलीग्राम में वह भार है जो गोल्ड साल के 10 मिलियन में उपस्थित होने पर 10% NaCl विलयन के 1 ml को डालने पर सॉल के लाल रंग से नीले रंग में परिवर्तित होने को रोकने के लिए पर्याप्त होता है। ठीक है, क्या कराएं कि किसी द्रव स्नेही कोलायड की, जो किसी कोई हमारा द्रव स्नेही कोलायड है, कोलायड की जो स्वर्ण संख्या होती है उसका मिलीग्राम में वह भार होता है, मिलीग्राम में क्या होता है, वह भार होता है जो गोल्ड साल के 10 ml में उपस्थित होने पर 10% NaCl विलयन के 1 ml को डालने पर सॉल के लाल रंग से नीले रंग में परिवर्तित होने को रोकने के लिए पर्याप्त होता है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है और आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं, यानी कि स्वर्ण संख्या, स्वर्ण संख्या रक्षी साल की शक्ति व्यक्त करने का प्रतीक है। स्वर्ण संख्या जितनी अधिक होगी सॉल की स्कंदन शक्ति उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो कम स्वर्ण संख्या होने पर स्कंदन शक्ति क्या होती है, अधिक होती है। तो ये बात आपको याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पेप्टीकरण की क्रिया को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। तो पेप्टीकरण की जो क्रिया होती है उसको एक उदाहरण द्वारा समझाना है। ठीक है, तो पहले हम पेप्टीकरण को समझते हैं और तब आगे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो पेप्टीकरण की विधि स्कंदन के विपरीत है। जो स्कंदन होता है उसके विपरीत होती है। इसमें ताजे बने हुए अवक्षेप को किसी वैद्युत अपघट्ट के, इसमें क्या करते हैं, किसी ताजे बने हुए अवक्षेप को किसी वैद्युत अपघट्ट के तनु विलयन के साथ, किसके साथ, तनु विलयन के साथ हिलाने पर, तनु विलयन के साथ हिलाने पर कोलायडी
विलयन प्राप्त होता है जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे अवक्षेप में फेरिक क्लोराइड का विलयन मिलाने पर लाल रंग का FeOH का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। तो ये आपको याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं कैल्शियम पर्पिल क्या है, आप इसे कैसे प्राप्त करेंगे। तो कैल्शियम पर्पिल क्या होता है, इसे आप कैसे प्राप्त करेंगे, चलिए इसके बारे में थोड़ा जानकारी आपको देते हैं, ठीक है। तो आरिक क्लोराइड विलयन का स्टेनस क्लोराइड विलयन द्वारा, जो आरिक क्लोराइड होता है उसका विलयन का स्टेनस क्लोराइड विलयन द्वारा अपचयन करने पर, किसका क्या करने पर, स्टेनस क्लोराइड विलयन द्वारा क्या करने पर, अपचयन करने पर बैंगनी रंग का गोल्ड सॉल बनता है। क्या बनता है, बैंगनी रंग का गोल्ड सॉल बनता है, जिसे कॉशियस पर्पिल कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉशियस पर्पिल कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं 2AuCl3 + 3HNCl2 क्रिया करके क्या बनाता है, 2Au + 3HNCl4 बनाता है। क्या बनाता है, 3HNCl4 बनाता है, ठीक है। HNCl4 + 2H2O से क्रिया करके क्या बनाता है, SNO2 + 4HCl बनाता है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना, ठीक है। तो चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला जो है हमारा रासायनिक समीकरण देते हुए SO2 की विरंजक क्रिया का कारण समझाइए, ठीक है। चलिए SO2 अपचयन के आधार पर, SO2 क्या होता है, अपचयन के आधार पर विरंजक गुण व्यक्त करती है। क्या करती है, विरंजक गुण व्यक्त करती है। SO2 + 2H2O क्रिया करके क्या बनाता है, H2SO4 + 2H बनाता है। रंगीन पदार्थ प्लस हाइड्रोजन, जिसे हम क्या कहते हैं, रंगहीन पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, रंगहीन पदार्थ कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, एक अभिक्रिया का वेग, ठीक है, कोई अभिक्रिया उसका वेग Ka² B³ है। इस अभिक्रिया की कोटि बताइए, ठीक है। तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, Ka² B³। यदि x व y क्रमशः A व B अभिकारकों के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि है, ठीक है, तब अभिक्रिया कुल कोटि x + y इस आधार पर वेग Ka² B³, ठीक है। तो अभिक्रिया की कुल कोटि 1/2 + 3/2 = 4/2 = 2, ठीक है। अर्थात अभिक्रिया का द्वितीय कोटि के, जो अभिक्रिया है हमारी द्वितीय कोटि के, इसके घातों का क्या कर दिया, हम ऐड कर दिए, ठीक है। ऐड करने में हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 2 होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आभासी एका अणुक अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए, ठीक है। तो वह अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 हो परंतु आणविकता 1 न हो आभासी एका अणुक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे C12H22O11 + H2O H+ की उपस्थिति में क्रिया करता है तो क्या बनाता है, C6H12O6 + C6H12O6 बनाता है, ठीक है। CH3COO CH3 + H2O से क्रिया करके क्या बनाता है, CH3COOH और CH3OH बनाता है, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। इन दोनों अभिक्रियाओं की कोटि 1 है क्योंकि H2O के सांद्रण में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है, जबकि इसकी आणविकता 2 है, अतः ये आभासी एका अणुक अभिक्रिया है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। एल्कोहलों की जल में विलेयता समझाइए, ठीक है। तो प्रथम 3 सदस्य जल में अत्यधिक मिश्रणीय होते हैं, जो प्रथम 3 सदस्य होते हैं वो जल में अत्यधिक मिश्रणीय होते हैं, लेकिन अणुभार बढ़ने पर जल में विलेयता घटती है। अणुभार बढ़ने पर क्या होता है, जो जल में विलेयता होती है घटती है। जल में विलेयता हाइड्रोजन आबंध बनने के कारण होती है, क्योंकि एल्कोहल तथा जल में उपस्थित OH समूह अत्यधिक ध्रुवीय होते हैं। उच्च सदस्यों में I+ प्रभाव के कारण OH समूह कम ध्रुवीय होता है। इस प्रकार इसमें हाइड्रोजन आबंध बनाने की कम प्रवृत्ति होती है, अतः ये कम विलेय होते हैं, ठीक है। तो ये आपको देख लेना है R, वो इससे देखिए एक हाइड्रोजन जुड़ा है, फिर एक ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन होता है इसके 2 संयोजकता होती है, ठीक है। तो ये आपको देख लेना, ये फार्मूला आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
क्या होता है जब मेथिल एल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो मेथिल एल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ जब अभिक्रिया करता है तो मेथिल एसीटेट बनाता है। क्या बनाता है? मेथिल एसीटेट बनाता है। CH3OH प्लस CH3COCl से क्रिया करके क्या बनाता है? CH3COO CH3 प्लस HCl बनाता है। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना। चलिए आगे आपको बताते हैं। एल्कोहलों के निर्जलन द्वारा ईथरों के विरचन का एक उदाहरण का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, चलिए। एल्कोहल उपर्युक्त निर्जलीकारक जैसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा एल्यूमिना Al2O3 की उपस्थिति में निर्जलीकृत होकर ईथर बनाता है। क्या बनाता है? ईथर बनाता है। एल्कोहल की वाष्पों को तप्त एल्यूमिना 513 से 523 के पर प्रवाहित करने पर ईथर की वाष्प प्राप्त होती है। ठीक है, जिसको संघनित कर लिया जाता है। इन्हें निर्जलीकृत कैल्शियम क्लोराइड के संपर्क में लाकर जल रहित कर लिया जाता है। यह ईथर के औद्योगिक निर्माण की आधुनिक विधि है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे इसमें ROH निर्जलीकरण Al2O3 से निर्जलीकरण होकर क्या बनाता है? ROR प्लस H2O बनाता है। ये हमारा क्या है? ईथर है। और 2C2H5OH Al2O3 से क्रिया करके क्या बनाता है? C2H5O C2H5 प्लस H2O बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एथिल अल्कोहल कहते हैं। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न थे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तक ले